गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास में अपन मनी या मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे। आ गए सभी लोग? कल क्लास में आए थे आप? गुड मनी और बैड मनी क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? गुड मनी, बैड मनी, ब्लैक मनी, वाइट मनी। ब्लैक मनी क्या होता है मैडम? जिसको काले कागज पर प्रिंट किया जाता है। क्लास में आए थे कल आप? दुग्गा साहब, ब्लैक मनी क्या होता है? क्या चीज़ बेच के? अच्छा, हथियार बेच के, ठीक है। ठीक है। और गुड मनी जो साफ सुथरे तरीके से कमाया गया है, जिस पर टैक्स पे किया गया है। और वाइट मनी? गुड मनी, बैड मनी, ब्लैक मनी, वाइट मनी। नया नोट। और बैड मनी जो कि अच्छा, कटे फटे नोट। और ब्लैक मनी, वाइट मनी? टैक्स नहीं देना पड़ता है। और वाइट मनी? टैक्स पटाया जा चुका है जिसमें, ठीक है। हॉट मनी, कोल्ड मनी? हॉट मनी देख के बताओगे चलेगा? हॉट मनी, कोल्ड मनी? थोड़ा जोर से बताओ। कोल्ड मनी मतलब? देखो आराम से, क्या था हॉट मनी, कोल्ड मनी? हाँ, देख लिए, बताओ। जैसे कि डॉलर हॉट मनी है या कोल्ड मनी है? पक्का? ठीक। हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी क्या होता है सर? देख के बताओ, देख लो, 2 मिनट रिवाइज कर लो क्या था
हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, कल आए थे क्लास में, नोट किए हैं? बताओ, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी। आपको, आपके बाजू वाले बीच में जो बैठे हैं आपको, हाँ। जिसकी डिमांड कम हो हार्ड मनी, और सॉफ्ट मनी जिसकी मांग अधिक हो, और हॉट मनी, कोल्ड मनी। नोट किए ना सभी को? सब मतलब नोट किए हैं? ये याद आ रहा है कि ऐसा कुछ पढ़े थे कल? ठीक, कॉपी में है, आप उसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कशन शुरू किया था अपना डिवैल्यूएशन और डिमोनेटाइजेशन के बारे में। ठीक, डिवैल्यूएशन में हमने कुछ नोट किया था। जब कोई देश की सरकार अपने देश की मुद्रा को दूसरे देश की तुलना में कम कर देती है, उसको जानबूझकर कम करती है, इसको क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन। ठीक, और अभी तक भारत में कितनी बार डिवैल्यूएशन किया गया है? 3 बार। कौन कौन से वर्ष में? 49, 66 और 91 में। ठीक, अच्छा, एक और कल लास्ट में हमारा जो डिस्कशन जहाँ पर ख़त्म हुआ था, मैंने कहा था कि $1 बराबर मान लीजिए 60 रुपये है, और अब बाद में, ये कुछ समय पहले की बात है, मान लीजिए 2020 में ये स्थिति है, और 2023 में अब इसी $1 के लिए 65 रुपये देने पड़ रहे हैं। या फिर इसका जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा, 2020 में 65 रुपये था और अब 2023 में 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। इनमें से कौन सी स्थिति को अवमूल्यन कहेंगे या डिवैल्यूएशन कहेंगे? ये जो पहला वाला, इसको हम क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन कहेंगे। मतलब $1 खरीदने के लिए या किसी देश की एक यूनिट करेंसी खरीदने के लिए अब अपनी देश की कितनी मुद्रा देनी पड़ रही है। अगर ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन कहते हैं। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? इसका एक फ़ायदा क्या है? इंपोर्ट बढ़ता है या घटता है? इंपोर्ट बढ़ जाता है, घट जाता है? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। इसके पीछे के कुछ रीजंस आपने सर्च किए, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं अपन, डॉलर और रुपीस के बीच में कन्वर्जन या कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, उस समय आप ये ध्यान रखिएगा कि इस डॉलर को और इस रुपी को भी, जो करेंसी है किसी देश की या अपने देश की, इसको एक सामान के जैसा ट्रीट कीजिएगा, एक कमोडिटी के जैसा ट्रीट कीजिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि रुपए या डॉलर की वैल्यू जब बढ़ने घटने की बात करते हैं तो हमको जनरली ये समझ में आता है कि जैसे मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं, उसका रेट हम आसानी से एज्यूम करते हैं। पिछले साल फ्रिज, एसी, टीवी का रेट इतना था, इस साल हो सकता है बढ़ गया है। ठीक है, तो फ्रिज, एसी, टीवी का रेट बढ़ गया। वैसे ही इसको जब डॉलर या रुपी को जब आप सामान के तौर पर एज्यूम करोगे, तब बेहतर समझ में आएगा कि डॉलर का रेट बढ़ने का मतलब क्या है या रुपी का रेट बढ़ने का मतलब क्या है। ठीक, हम एक चीज़ और जानते हैं, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल चलता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। मार्केट में या पूरे वर्ल्ड में डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है, इसीलिए डॉलर का प्राइस हमेशा बढ़ते रहेगा। और इसके प्राइस बढ़ने का मतलब है कि उसी एक यूनिट के लिए अब हमको ज़्यादा रुपीस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, पहले 60 रुपये में $1 खरीद लेते थे, अब 65 रुपये में $1 मिलता है। जैसे कि हो सकता है पिछले साल 30 रुपये में 1 किलो चीनी मिलता था, अब 35 रुपये या 40 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रहा है। मतलब उसी एक यूनिट चीज़ के लिए, उसी एक यूनिट के प्राइस जो है पहले कम पे करना पड़ता था, अब ज़्यादा पे करना पड़ता है, मतलब महंगाई है। यहाँ पर भी पहले कम पे करना पड़ता था, अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? करेंसी के टर्म्स में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स है, इसको नोट कीजिएगा। इसमें लास्ट पॉइंट आपने नोट किया है कि इससे निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है, ये पॉइंट आपने नोट किया है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन, पहले वाले को हम कहते हैं अवमूल्यन और ये आपका विमुद्रीकरण। डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण, ये तो आपको पता ही है, 2016 की घटना है। ठीक है, बताइए क्या होता है विमुद्रीकरण? या डिमोनेटाइजेशन?
हाँ इसमें करेंसी को मतलब डीवैल्यू किया जाता है और डीवैल्यू किया जाता है। ठीक है, ये तो अच्छा सा टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। आम लोगों को, क्लास वालों को कैसे समझाएंगे? नोटबंदी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पुराने करेंसी थे जिसको सरकार का सपोर्ट था, सरकार की बैकिंग थी, गवर्नमेंट की बैकिंग थी, उसकी वैल्यू इन्होंने जीरो कर दी। या दूसरे टर्म्स में आप ये कहेंगे कि उन नोट्स को अब सरकार ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है, उससे अपना जो कह सकते हैं कि सरकार की जो जिम्मेदारी थी उसको वापस ले लिया है, और इस तरीके से मार्केट में अब उन पुराने नोट्स की कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी। लिख लीजिएगा इसमें एक लाइन, जब सरकार अपने देश की मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा जारी करे, अपने देश की मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा जारी करे, उसे मुद्रा का विमुद्रीकरण कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, उसे मुद्रा का विमुद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार हुआ है? 3 बार। वैसे ही यहाँ पे भी 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है भारत में। लिखिएगा, भारत में 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। भारत में 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। भारत में 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। सबसे पहला है 1946 ब्रैकेट में लिखिएगा 1000 और 10,000 रुपए के नोट, 1000 रुपए और 10,000 के नोट। ठीक, उस टाइम 1000 और 10,000 के नोट को बाहर कर दिया गया था सर्कुलेशन से। उसके बाद में फिर से नई करेंसी जारी की गई थी 1000 और 10,000 की। नेक्स्ट लिखिएगा 1978 1978 ब्रैकेट में लिखिएगा 1000, 5000 और 10,000, 1000, 5000 और 10,000 के नोट, 1000, 5000 और 10,000 के नोट। और तीसरा है, किसी का कुछ छूट गया क्या? तीसरा है 8 नवंबर 2016। तीसरा जो भी रिसेंट में 8 नवंबर 2016 500 और 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट। – 1978 कौन सा 5 ईयर प्लान है? 5 ईयर प्लान है भी या नहीं है? अच्छा, 78 तक एक 5 ईयर प्लान चला था, 79 और 80 में गैप आया गया था। ठीक, ठीक है। ये बताइएगा कि डीवैल्यूएशन कब कब किया गया था? 1949, 66 और 91 में। डीमोनेटाइजेशन कब कब किया गया है? 1946, 78 और 2016। ठीक, ये डेट्स याद रखिएगा कि कौन सा डीवैल्यूएशन का है और कौन सा डीमोनेटाइजेशन का है। हाँ,
हाँ, फिर से चालू किया गया था। जैसे कि अभी 500 के नोट बंद किए गए और फिर से स्टार्ट हो गए नए करेंसी। ठीक है, अभी जो बंद हुआ था 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, 500 के नए नोट आ गए, 1000 सरकार की मर्जी थी, उन्होंने चालू नहीं किया। वैसे ही जब सेकंड में देखिएगा 1000, 5000 और 10,000 के नोट, 10,000 के नोट पहले बंद हुए थे, फिर से चालू हुए थे सर्कुलेशन में। ठीक, और जब थर्ड टाइम किया गया था, मतलब सेकंड टाइम जब इसको बैन किया गया था, उसके बाद से कभी भी चालू नहीं किए गए थे। ठीक है, उसके बाद से सिर्फ 1000 को वापस चालू किया था, 5000 और 10,000 को चालू नहीं किया गया था। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। इसका उद्देश्य सामान्यतः इसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि ब्लैक मनी को समाप्त करना। यही एक मेन उद्देश्य है, ब्लैक मनी को समाप्त करना। ठीक, बाकी और उद्देश्य इसलिए हम मेजर नहीं कह सकते क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा बड़ा पर्पस सर्व नहीं होता है, बल्कि सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ ज़्यादा बढ़ता है। ठीक, पहली चीज़, जितने लोगों के पास है सबको इकट्ठा करना वापस। बैंक 2016 की स्थिति आपको पता है, जो व्यक्ति काम करना चाहिए कहीं पे जा करके लेबर मजदूरी करना चाहिए, वो बैंक के लाइन में लगा हुआ है, उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, देश की जीडीपी उससे इम्पैक्ट होगी ही होगी। ठीक, लोगों की जो डेली आय है वो उनको नहीं मिल रही है, बैंकों के धक्के खा रहे हैं वो अलग, बैंक कर्मचारियों के ऊपर इतना बर्डन है, उनकी सैलरी देना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी बहुत सारा इतना एफर्ट करने के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी किसी ना किसी तरीके से बैंक तक पहुंच ही गए थे। ठीक, जो बैंक ब्लैक मनी जिसको समाप्त करना था वो किसी ना किसी तरीके से लूप होल्स के थ्रू, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है ब्लैक मनी का, उसके जितने नौकर चाकर हैं सबके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा डलवा दिए, तो ब्लैक मनी किसी न किसी तरीके से सरकार तक पहुंच गई। अभी भी ये मान के चलिए कि हमारी जो करेंसी है वो नेपाल में भी वैलिड रहती है, और 2016 के बाद से हमने नेपाल से अपनी करेंसी को पूरी तरीके से वापस भी नहीं लिया है। ठीक है, नेपाल से हमारा जो जितना 2016 में वापस आना चाहिए था, नेपाल में बहुत सारा पुराना करेंसी अभी भी काम कर रहा है। ठीक, सरकार अगर उसको भी वापस ले ले तो हमारे पास जो 100% अभी डेटा, एक्चुअल डेटा ये है कि 99 पॉइंट कुछ % पैसा वापस आ चुका है, जितना सर्कुलेशन में था उतना पैसा वापस आ गए हैं। अगर अभी भी लोगों के पास देखना, किसी के पास 1000 के कुछ ना कुछ पुराने नोट मिल जाएंगे। वैसे ही विदेशों में जो हमारे पुराने नोट थे सारे के सारे इंडिया वापस नहीं आ पाए थे, सबको वापस कर देंगे तो 100% से भी ज़्यादा नोट्स वापस आ जाएंगे इंडिया में। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो ब्लैक मनी या नकली नोट प्रिंट हुए थे वो भी किसी न किसी तरीके से घूम फिर कर हम बैंक तक पहुंच गए थे। ठीक, और इन नोट्स का क्या किया गया था, तो उसका तो कुछ हिसाब किताब नहीं है, उसको सीधे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो कौन सा नकली नोट था, कौन सा असली नोट बैंक में आया था, इसको भी पता नहीं कर सकते। ठीक, इसका नेपाल में जो पैसे रखे होंगे अभी रिसेंट, हाँ, तो वो लोग की वैल्यू मतलब खत्म होगी सर? वो अपने पर्सनल लेवल पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया की बैकिंग नहीं है वहाँ पे। इंडिया ने घोषित कर दिया है कि बाहर जो भी पैसा बचा है वो सब ब्लैक मनी है। हमारे पास भी अगर किसी के पास कुछ छूट गया होगा 1,000 रुपये का, जैसे हमारे घर में कुछ छूट गया है, तो सारा ब्लैक मनी है। मम्मी ने कहीं रखा था और वो वापस नहीं कर पाए समय पे। होता है ना कि कहीं पे ऐसी जगह रखें कि उनको खुद को याद नहीं कहाँ पे रखे थे, तो अगर वो 1-2 नोट हमारे पास भी रह गए हैं तो अब ब्लैक मनी है वो। ठीक, उसकी वैल्यू 0 है। सर जैसे कि नेपाल के लोग जैसे उस पैसे से इंडिया से इंडिया में कुछ नहीं कर सकते वो लोग, नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट में वो चीज़ वो नोट सर्कुलेट होंगे ही नहीं। एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि इस टाइम के अंदर अगर आप चाहें तो बैंक्स में जमा कर सकते हैं, पर इतने बड़े अमाउंट में बैंकों में जमा हो रहा था कि नेपाल से करेंसी लेके आना, यहाँ पर जमा करना, और नेपाल से लेके आए कौन, कोई व्यक्ति जिसके पास 1000-2000 है, उसको जमा करने के लिए थोड़ी इंडिया वापस आएगा। ठीक है, ठीक, तो डीमोनेटाइजेशन और डिवैल्यूएशन, इसके बाद में मुद्रा के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसको नोट करके आप अलग से कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कीजिएगा। कुछ सामान्य वन लाइनर जो आपको लूसेंट वर्ग किताब में मिल जाते हैं, ऐसे ही पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर रहते हैं, 2 रुपए या उससे ज़्यादा रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर रहते हैं, इस टाइप के कुछ पॉइंट्स हैं। लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट इसमें, 1 रुपए के नोट पर वैसे किसके हस्ताक्षर रहते हैं, आपको पता होगा, गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के। सारे नोट्स पे गवर्नर के ही हस्ताक्षर रहते हैं फिर नहीं, तो 1 रुपए पर किसके, वित्त सचिव के। लिखिएगा 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर भारत के
वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं? ₹1 के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ₹2 और उससे अधिक मूल्य के नोट पर, वर्तमान में देखें तो 2 से 2000 रुपए तक के जो भी नोट हैं, ₹2 से अधिक मूल्य के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस, भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस 4 स्थानों पर है। भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस 4 स्थानों पर है। ठीक है, सरकार को अगर प्रिंट करवाना हो तो इन्हीं 4 में से किसी भी सेंटर में या किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रिंट करवाया जाता है। लिखिएगा, सबसे पहला नासिक। कहाँ पर है नासिक? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। नासिक, कॉमा करके देवास एमपी। नासिक महाराष्ट्र, कॉमा देवास एमपी, कॉमा साल्वनी वेस्ट बंगाल। साल्वनी वेस्ट बंगाल। और लास्ट है मैसूर कर्नाटक। साल्वनी वेस्ट बंगाल और लास्ट में है मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये तो हो गए नोट या करेंसी जो पेपर नोट्स हैं वो। उसके बाद में हमारे पास कॉइन्स भी होते हैं। ठीक, कॉइन्स जहां पर प्रिंट होते हैं इनको कहते हैं टकसाल या मिंट। टकसाल कहते हैं जहां पर कॉइन्स छापे जाते हैं। कॉइन्स को प्रेस करके जहां पर जिन फैक्ट्रीज में बनाया जाता है इसको कहते हैं टकसाल या मिंट। भारत में सिक्कों की छपाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में सिक्कों की छपाई 4 टकसाल में होती है। 4 टकसाल या 4 मिंट, 4 टकसाल में होती है। लिखिएगा, इसमें पहला है मुंबई, कॉमा सेकंड नोएडा, मुंबई कॉमा नोएडा, कॉमा कोलकाता, कॉमा हैदराबाद। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। ठीक, तो नोट्स कहाँ कहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं? नासिक, देवास, साल्वनी और मैसूर। टकसाल कहाँ कहाँ पे प्रिंट हो, कॉइन्स कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहे हैं? मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह ये इंग्लिश के आर और हिंदी के र दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। इसी के बारे में है। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह, ये वाला सिंबल आपको पता है। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह सन 2010 में, सन 2010 में
डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया। डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक, मुद्रा से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हाँ, इससे पहले कोई भी डिज़ाइन नहीं था। मतलब भारतीय रुपए को हम इस तरीके से रुपए करके या फिर इस तरीके से रुपए करके ही डिनोट करते थे। ठीक, कोई प्रॉपर सिंबल नहीं था। जैसे डॉलर के पास अपना सिंबल है, इस तरीके से कहीं भी लिखेंगे तो समझ में आता है कि डॉलर है। वैसे ही भारत के लिए कोई सिंबल नहीं यूज़ होता था पहले। अब 2010 से ये सिंबल हर जगह पे यूज़ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मुद्रास्फीति या महंगाई। मुद्रास्फीति, महंगाई या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अब आप क्या समझते हैं महंगाई से, ये बताइएगा। महंगाई या मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? खैर, आम बोलचाल की भाषा में महंगाई ये शब्द ज़्यादा यूज़ होता है। इसी को ही तकनीकी भाषा में या इकोनॉमी के टर्म्स में मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो महंगाई से क्या समझते हैं? क्या होता है मैडम महंगाई? कोई वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, इसको महंगाई कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, ये भी महंगाई की एक डेफिनेशन हो सकती है। लिखिएगा इसमें मुद्रास्फीति या महंगाई में सबसे पहला पॉइंट, जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती है, ऐसी स्थिति को महंगाई कहते हैं। ऐसी स्थिति को महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसी स्थिति को महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, अभी जैसा हमने एक एग्जांपल देखा था, पहले 30 रुपए किलो शुगर मिल रहा था, फिर 40 रुपए मिलने लग गए अभी 2 साल 3 साल के अंदर में। तो ये क्या हो गया? जो प्राइस डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। इसमें मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। ठीक, अब इसके डेफिनेशन से प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसके प्रभाव से प्रश्न पूछा गया है। पीएससी या व्यापम में जनरली इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं बाजार में, इससे प्रश्न पूछा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा, प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति या महंगाई के प्रभाव। पहला, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो पॉइंट आप पूछिएगा। पहला पॉइंट है, पहला प्रभाव है मुद्रा के मूल्य में कमी।
मुद्रा के मूल्य में कमी। सेकंड पॉइंट है ऋणदाता को हानि और ऋणदाता मतलब जो जिसने किसी को ऋण दिया हुआ है, ऋणदाता को हानि और ऋणी व्यक्ति को लाभ। ऋणी व्यक्ति को लाभ, जिसने ऋण लिया है उसको लाभ होता है। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट आपने लिखा है इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। 2020 इस समय किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 1000 रुपये किसी व्यक्ति को ऋण के तौर पर दिए। ठीक है, मान लीजिए इसने बी पर्सन को ऋण दिया। कोई ए पर्सन है, उसने 2020 में 1000 रुपये इस बी पर्सन को ऋण के तौर पर दिया। ठीक, और साथ में इसने ये कहा कि आप मुझे 2% ब्याज के बाद 2% ब्याज के साथ में इसको लौटाइएगा। ठीक, अब ये 2% इसका ब्याज कितना हो जाएगा? दो % इसका 2 रुपये होगा, 20 रुपये होगा ना। 1% हो गया 10 रुपये और 2% इसका वार्षिक 20 रुपये हो गया। तो अगले साल इसको कितना लौटाना चाहिए था 2021 में? 1020 रुपये। मान लीजिए इसने सिंपल इंटरेस्ट लगाया था, तो 3 साल बाद इसको कितना लौटाना पड़ेगा 2023 में? 1060 रुपये। ठीक, ये जो है इसको 3 साल बाद 1060 रुपये लौटाना था। अब मान लीजिए इसने 1060 रुपये लौटा दिया, लेकिन मुद्रास्फीति मान लीजिए उस देश में उस वर्ष 6% के रेट से बढ़ रही थी। मुद्रा या इन्फ्लेशन या महंगाई जो है भारत में 6% के रेट से बढ़ रही थी, और 2020 से 2021, 22, 23 तक ये 6% के कंसिस्टेंट रेट से बढ़ती रही है। हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। ठीक, ऐसी कंडीशन में इस 1000 रुपये पर अब कितनी मुद्रास्फीति हो गई है? मान लीजिए यहाँ पर 1000 रुपये इसने ऋण दिया था, तो 6% इसका कितना हो जाएगा? 1000 पक्का? हाँ, 18% अगर फाइनल में निकालेंगे तो कितना होगा? ये 1080 यही होगा पक्का? 2% सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। एक 1080 बोले ना आप? 1080 होगा या 1180 होगा? 1180 रुपये। अब यहाँ पे आप देखो कि जो ऋणी व्यक्ति था, जिसने ऋण लिया था, ठीक है, जिसने ऋण लिया था, उसने 3 साल बाद कितना पे किया? 1060 रुपये। जबकि अगर महंगाई के हिसाब से ध्यान में रख करके, महंगाई को ध्यान में रख करके देखा जाए तो उसको मिलना कितना चाहिए था? उसके 1000 रुपये की वैल्यू वर्तमान में क्या कितनी हो गई है? अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो उस 1180 रुपये की जो वैल्यू थी, 1000 रुपये जब थी, लेकिन उसको महंगाई के हिसाब से 1180 रुपये मिलना चाहिए था, तब वो 6% की जो महंगाई है इसको कवर कर पाता, लेकिन उसको मिला कितना है? सिर्फ 1060 रुपये मिला है। मतलब यहाँ पे उसको 120 रुपये का नुकसान हो गया है। अब अगर वो मार्केट में कुछ खरीदने जाएगा तो जितना चीज़ 1060 रुपये में वो खरीदना चाहता है, उसके लिए उसको 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। मतलब 120 रुपये उसको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। ये जो ए पर्सन है जिसने लोन दिया था, वो अगर अब कुछ खरीदना चाहे, उसी 1000 का जिसने लोन दिया था, वो लोन वापस आने के बाद उसी 1000 का कुछ खरीदना चाहे तो उसको कायदे से 1060 रुपये ही मिल रहा है। और उस 1060 रुपये को जब खरीदने के लिए जाएगा तो उस चीज़ के लिए उसको 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई उस रेट से बढ़ रही है, और उसको 120 रुपये अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। इसका इसी चीज़ को आपने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि जो ऋणी है, जिसने ऋण लिया है, वो लाभ की स्थिति में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको 6% के महंगाई के हिसाब से 1180 रुपये पे करना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 1060 रुपये पे करके निकल गया। ठीक है, तो ऋणी व्यक्ति जो था वो लाभ की स्थिति में था, जबकि जिसने ऋण दिया था
उसको घाटा हो गया कितने का, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से उसको 120 रुपए का घाटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट प्रभाव क्या है, निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी। इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से जो नेक्स्ट प्रभाव है, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। नेक्स्ट, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट, विनिमय दर में कमी। मतलब भारत का जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट कम होता जाएगा, मतलब $1 के लिए ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे अब। विनिमय दर या एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में कमी। ठीक, ये कुछ प्रभाव हैं जो कि मुद्रास्फीति की वजह से पड़ते हैं। निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। इन्फ्लेशन का मतलब हमने क्या समझा कि चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं। वापस से वही एग्जांपल लीजिएगा, $1 बराबर पहले 60 रुपये पे करने पड़ते थे, अब 65 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक, अब इस स्थिति में देखिएगा कि चीज़ों के दाम अगर $1 में जो चीज़ हम खरीद सकते थे उसके लिए हमको 65 रुपये अब पे करने पड़ रहे हैं। अब यही स्थिति विदेश में रह रहे किसी व्यक्ति के हिसाब से सोचिएगा, अब उसको क्या मिलेगा, वो $1 बेचेगा भारत में, उसको मिलेगा 65 रुपये। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से हमको ये समझ में आए कि वो क्या चीज़ खरीदेगा। मान लीजिए वो 5 रुपये वाला कोई पेन खरीदता है भारत से, ठीक है, 5 रुपये वाला पेन USA मंगाता है, वहाँ पे लोकल अपने मार्केट में बेचता है। अब अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये वाला पेन खरीद रहा है, ये USA में बैठा कोई व्यक्ति है, कोई डीलर है, भारत से इसने 5 रुपये वाला पेन खरीदा, पहले 60 रुपये देता था भारत में, ठीक है, पहले क्या करता था, मान लीजिए कि ये $1 बराबर 60 रुपये पे करता था भारत को। 60 रुपये जब पे करता था तो उसको 5 रुपये के हिसाब से कितने पेन मिलते थे, 12 पेन। ठीक, अब वही व्यक्ति 65 रुपये जब पे कर रहा है, $1 के लिए 65 रुपये पे कर रहा है, ठीक है, अब $1 के लिए 65 रुपये पे कर रहा है, उसको कितने पेन मिल रहे हैं, यहाँ पर 13 पेन मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है और रुपए का वैल्यू जो है वो अगर एक्सचेंज के हिसाब से देखें तो कम हो गया है, क्योंकि हमको ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं और एक यूनिट चीज़ों के जो प्राइस थे उसमें हमें डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पहले उसी $1 में हमको 12 पेन मिलता था और उसी $1 में अब महंगाई बढ़ने की वजह से क्या है 13 पेन इसको मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको जो निर्यात है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो डॉलर का रेट है, डॉलर की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हो गई है, डॉलर की वैल्यू इम्प्रूव हुई है, इसलिए USA या फिर विदेश में बैठा व्यक्ति जो है वो उसी $1 के लिए ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, $1 पे करके ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया कि जब महंगाई बढ़ती है तो निर्यात में वृद्धि होती है, निर्यात में वृद्धि होती है, और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो आयात में कमी होती जाएगी। अगर उसी को उल्टा समझे तो जैसे कि भारत में एक पेन है, हाँ, मान लीजिए आयात में, हाँ बताओ आप, जैसे 5 रुपये पेन है, हाँ 12 लोग खरीद रहे थे, हाँ, 12 ले जाए, अब 65 रुपये हो गया और 5 रुपये का कीमत अब 13 रुपये हो गया, हाँ, तो वो 5 रुपये खरीदेगा तो वैसे में तो कम खरीदना है, ऐसा नहीं होता है। महंगाई बढ़ा है, इसमें आपने एक पॉइंट क्या लिखा, निर्यात में वृद्धि होती है, साथ में आयात में कमी होती है। ठीक, आयात में कमी वाला कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम एक कंडीशन देखते हैं कि वहाँ बनने वाला कोई पेन है, विदेश में बनने वाला कोई पेन है, मान लीजिए USA में ही, और हमको $1 में मान लीजिए 12 पेन मिलते थे। पहले हम वहाँ से मंगाते थे, हमको $1 में 12 पेन मिल जाते थे। ठीक है, अब क्योंकि $1 मतलब 12 पेन, और 12 पेन की वैल्यू अगर हम इंडिविजुअल पेन की निकालेंगे तो कितना रुपए मिल जाएगा हमको, 5 रुपये। ठीक, अब इसी $1 को हम रुपए में वर्तमान के समय में अगर कन्वर्ट करें
तो हमको कितना पे करना पड़ रहा है? 65 रुपये। मतलब यहाँ पे 65, पहले हमको 60 रुपये में 12 पेन मिलता था, इसका मतलब एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 5 रुपये। अब यहाँ पे हमको 65 रुपये में 12 पेन मिल रहा है, इसका मतलब एक पेन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 12 पंचे 60 और 5.4 के आसपास। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि पहले हमको उसी $1 में 5 पेन मिल जाते थे। अब अच्छा, इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे। यहाँ पर हमारा मामला थोड़ा सा फंसता नज़र आ रहा है। $1 बराबर पहले अगर 12 पेन मिलते थे, ठीक है, 12 पेन मिलते थे कि कौन सी कंडीशन थी? जबकि हमारे करेंसी का वैल्यू कितना था? 60 रुपये था, और अभी इसका हमको कितना पे करना पड़ रहा है? 65 रुपये। हमने क्या कहा कि इससे निर्यात में कमी होगी, सॉरी, निर्यात में वृद्धि होगी और आयात में कमी होगी। इसको फिर से समझिएगा, आयात में कमी क्यों होगी? देखिए, $1 बराबर यहाँ पे 60 रुपये, $1 बराबर 60 रुपये। अब कोई व्यक्ति जब वहाँ से आयात करना चाहेगा, जब आयात करना चाहेगा तो उसी एक यूनिट चीज़ के लिए, मान लीजिए एक बॉक्स पेन मंगाता था, एक बॉक्स पेन मंगाने के लिए पहले 60 रुपये पे करना पड़ता था उसको, अब कितना पे करना पड़ेगा? 65 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 65 रुपये जब पे करना चाहेगा, जब करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या सोचेगा कि और सस्ते ऑप्शन देखेगा जहाँ पे उसी रेट में उसको पेन मिल जाए। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने चीज़ों को उस रेट की तुलना में और दूसरे चीज़ों को कंपेयर करके और बेहतर सामान की तलाश करने लगे, वैसी कंडीशन में वो क्या करेगा? जहाँ से पहले सामान मंगाता था वहाँ से सामान नहीं मंगाएगा या दूसरे ऑप्शंस की तलाश करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा? वो धीरे धीरे वहाँ से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इसी चीज़ को हम कह रहे थे कि यहाँ पर आयात में कमी होगी, ठीक है। $1 में जितने रुपए, मान लीजिए 60 रुपये होते थे, अब 65 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। उसी 12 पेन के लिए पहले 60 रुपये मिल जाते थे, अब उसको 65 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब वो दूसरे ऑप्शंस की तलाश करेगा जहां से उसको 60 रुपये में पेन मिल जाए। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए वहां से इंपोर्ट कम कर दे या कम मात्रा में करे या दूसरे ऑप्शंस की तलाश करे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इंपोर्ट धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, ठीक है। हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलत एग्जाम्पल ले लिया था, हम चीज़ों के इंडिविजुअल प्राइस निकाल रहे थे, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें ये तो था आपका मुद्रास्फीति या महंगाई वाला कंडीशन। सेकंड लिखिएगा, अगर मुद्रास्फीति या महंगाई है किसी देश में तो उससे निपटने के लिए उस देश की सरकार कौन से उपाय करती है? तो इसका जनरली एक उपाय है जिसको हम कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ना 3-4 टर्म्स हैं, 3-4 टर्म्स हैं जो एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन बारीक डिफरेंस है सभी में, ठीक। तो पहला टर्म आपने पढ़ा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन टर्म्स का लास्ट में डिफरेंस याद रखिएगा कि 4 टर्म्स हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। पहला टर्म हमने कंप्लीट किया मुद्रास्फीति, सेकंड टर्म है यहाँ पे मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, या इसी को ही मुद्रा विस्फीति भी कहा जाता है। मुद्रा विस्फीति, इंग्लिश में डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के सामने DIS और लगाएंगे, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा विस्फीति, ठीक। जैसे जैसे वहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था उसको हैंडल करने के लिए देश की सरकार जो उपाय अपनाती है इसको हम कहते हैं मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति। इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए
मुद्रा अपस्फीति का सहारा लिया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके तहत इस मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति में क्या प्रोसेस यूज होता है, इसको लिखिएगा। इसके तहत आरबीआई बाजार से पैसे सोखने का काम करती है। इसके तहत आरबीआई बाजार से पैसे सोखने का काम करती है। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ने लगती है और वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं, ठीक। अब इसको समझ लीजिए, मुद्रा अपस्फीति क्या चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़, आरबीआई द्वारा महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनाया गया एक उपाय है। अब इस उपाय में क्या किया जाता है, आरबीआई मार्केट से, बाजार कहने का मतलब हर वो जगह जहां पर खरीदी बिक्री हो रही है, या हर एक व्यक्ति जो कि खरीदी बिक्री कर रहा है वो इस बाजार के अंदर शामिल होता है। आप, हम या हमारे ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जिनके हाथ में कुछ पैसे हैं, वो सभी इस बाजार के अंदर रहते हैं। बाजार से क्या करेंगे, पैसे कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब लोगों के हाथ में पैसे कम रहे ये कोशिश करेगा आरबीआई। और इसके लिए क्या उपाय अपनाएगा, इसके लिए क्या करेगा, ये बैंक में जमा करवाएगा लोगों से पैसे। बैंक जमा कैसे करवाएगा, ये हो सकता है कि ब्याज की राशि बढ़ा दे, ठीक है। पहले एफडी पर या फिर आपके सिंपल डिपॉजिट पर मान लीजिए कि 4% का ब्याज मिलता था, अब ये कह दे कि हमको 6% का ब्याज मिलेगा। इससे खुश होकर लोग क्या करेंगे, अब कुछ सामान खरीदने की जगह बैंकों में पैसे जमा करेंगे। मार्केट में या लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, चीज़ों की डिमांड कम करेंगे। जैसे डिमांड कम होगी, सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगेगी और उनकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कल आपने शायद एक एग्जाम्पल कहा था, कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि अगर आरबीआई के पास पैसे छापने की शक्ति है तो ये खूब सारा पैसा क्यों नहीं छाप देती। पैसे छापते जाओ और जितना मर्जी उतना छाप लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल का हम डिस्कस कर रहे थे कि आरबीआई के हाथ में अगर पावर है तो वो ऐसा काम क्यों नहीं करती है। फिर उसके बाद में हमने एक रीज़न डिस्कस किया कि आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती। ऐसा अगर करेगी, मान लीजिए सरकार जो है आरबीआई से खूब पैसे मांगेगी, सरकार इनसे खूब पैसे मांगेगी, सरकार इस पैसे को कहाँ खर्च करेगी, आम पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लोगों के बीच में खर्च करेगी। और जब खर्च करेगी तो वहाँ पे काम करने वाले कोई ना कोई एम्प्लॉई तो होंगे, ठीक है। सरकार जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग होंगे। लोगों के हाथ में पैसे बढ़ेंगे, वो चीज़ों की डिमांड करेंगे, ऐसी चीज़ों की भी डिमांड करेंगे जो पहले उनके ज़रूरत की नहीं थी। अब वो उन चीज़ों की डिमांड करेंगे, उनकी सप्लाई, मान ली मार्केट में लिमिटेड सप्लाई है तो उन चीज़ों के क्या होगा, जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उन चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगेंगे। अब इसी चीज़ को अगर दूसरी तरीके से देखिए, मान लीजिए सरकार जो है लोगों से पैसे लेती है, उस पैसे को आरबीआई के पास या बैंकों में जमा करवाती है, लोगों के हाथ में पैसे कम होने लगेंगे। जैसे ही लोगों के हाथ में पैसे कम है वो सिर्फ अपनी नीड की, बहुत ज़रूरी चीज़ों की ही डिमांड करेंगे। मतलब मार्केट में डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और डिमांड कम होने से उन चीज़ों के मूल्य भी कम होने लगेंगे, ठीक। ये बेसिक सा डिमांड एंड सप्लाई का रूल है जो कि हर एक देश के हर एक बाजार में ये चीज़ें काम आती हैं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि गोल्ड, इनको कहा जाता है गिफन गुड्स, ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई जितनी कम होती है उतनी इनकी डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक। गोल्ड उनमें से एक है, जैसे कि डायमंड। ये कुछ ऐसी कीमती चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई जितनी भी कम कर लो,
लोगों के हाथ में अगर पैसे हैं तो इनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, फिर वो ये नहीं देखते कि उन चीज़ों के प्राइस कितने महंगे हो चुके हैं, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर सामान्य तौर पर यही चीज़, यही एक साइकिल काम करता है। अगर लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा हैं, चीज़ों की डिमांड करेंगे, जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी उन चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे। सेकंड तरीका, जब सरकार को इसका कम करना हो या इनका उपाय खोजना हो तो सरकार क्या करेगी, लोगों के हाथ से पैसे कम करने की कोशिश करेगी। पैसे कम करने के लिए क्या करेगी, वो लोगों को कुछ बेनिफिट देगी, जैसे कि हो सकता है बैंकों में अगर आपको ब्याज कम मिल रहा था तो बैंकों के फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ा देगी, लोग अपने पैसे एफडी करेंगे और चीज़ों को खरीदने के लिए उनके पास हाथ में पैसे कम रहेंगे। इस तरीके से चीज़ों के प्राइस बैलेंस हो जाएंगे। इस तरीके को हम कहते हैं मुद्रा अपस्फीति या फिर डिसइन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट एक टर्म लिखिएगा, मुद्रा स्फीति लिखा, मुद्रा अपस्फीति लिखा। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक और टर्म है, मुद्रा से ही संबंधित लोगों का सेविंग, सेल्स कम करके, अच्छा सैलरी कम करके, हाँ एक ऑप्शन वो भी है। पर सैलरी अचानक से कम नहीं कर सकते, सैलरी कम करेंगे तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे, पॉलिटिकल मामला हो जाएगा फिर, ठीक। या फिर अगर फैक्ट्री में मजदूरों की सैलरी कम करेंगे, मजदूर काम करना बंद कर देंगे, दूसरी जगह जहाँ पर काम बेहतर प्राइस मिल रहा है वहाँ काम करेंगे। फैक्ट्री में मजदूर कम हो जाएंगे, उनका जो प्रोडक्शन है वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी फैक्ट्री प्रॉफिट पर ही चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन या इसी को ही और एक नाम दिया जाता है अवस्फीति। मुद्रा संकुचन, अवस्फीति। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन लिखिएगा इसमें, जब बाजार में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए और वस्तु की कीमतें कम हो जाए, वस्तु की कीमतें कम हो जाएं, ठीक है। स्टेटमेंट आपने क्या नोट किया, जब बाजार में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए और वस्तु की कीमतें कम हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐसी स्थिति में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है, आपूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है। इससे कीमतें घटने लगती हैं, इससे कीमतें घटने लगती हैं। ठीक, मुद्रा अविस्फीति क्या चीज़ है इसको देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहला चीज़ हमने ये देखा कि करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सेकंड पॉइंट हमने इसमें क्या लिखा कि चीज़ों के प्राइस, कीमतें कम हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि पहले अगर हम 30 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीद लेते थे, 1 किलो चीनी, अब हो सकता है कि क्योंकि कीमतें कम हो रही है तो इसी 30 रुपये में हमारी करेंसी का वैल्यू स्ट्रांग हो रहा है, तो उतने ही कीमत में ही हम मान लीजिए 1.5 kg
पहले यहाँ पर 1 केजी खरीदते थे, अब यहाँ पर 1.5 केजी चीनी खरीद पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर सेकंड चीज़ आपने लिखा कि कीमतें कम हो रही है, चीज़ों रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, चीज़ों की कीमतें कम हो रही है। फिर आपने एक और चीज़ लिखा इसमें, सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा आपने, वस्तुओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी डिमांड कम होने लगती है। अब जब चीज़ों के प्राइस इतने सस्ते हैं तो लोग इसको खरीद करके स्टोर तो रखेंगे नहीं, कितना स्टोर करेंगे, उनको पता है कि चीज़ों के हमेशा मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से हमेशा मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, चीज़ों की डिमांड कम कर देंगे, चीज़ों की डिमांड कम कर देंगे। सप्लाई अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, डिमांड कम होती जा रही है। एक टाइम के बाद ये सप्लाई कम करना शुरू करेंगे। ठीक, सप्लाई कम क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, वो सप्लाई करके कहाँ रखेगा, वो जो भी फैक्ट्री ओनर है वो कितनी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सप्लाई कम करेगा, मार्केट में डिमांड वैसे ही कम चल रही है। एक समय के बाद हो सकता है कि सप्लाई कम करते करते इतनी सप्लाई कम करने पड़े कि उनकी प्रोडक्शन ही बंद करना पड़े, इनको उस चीज़ के उत्पादन ही बंद करने पड़े। ये जो स्थिति आती है इसी को ही हम कहते हैं कि मुद्रा का संकुचन या मुद्रा अविस्फीति। मतलब रुपए के वैल्यू या फिर करेंसी की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन चीज़ों की प्राइस कम हो रही है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्लेशन या मुद्रा का संकुचन। ये चारों टॉपिक पढ़ने के बाद में, इसके बाद में एक और स्टेटमेंट, एक और टर्म है, इसको पढ़ने के बाद हम चारों का कंपैरिजन और भारतीय इकोनॉमी में इनका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो चौथा टर्म नोट कीजिएगा, मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन। अच्छा, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इनका मार्केट में मतलब इनका इफेक्ट अचानक से या इनका प्रभाव अचानक से शुरू नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके हो सकता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे करते करते डिफ्लेशन में आ जाए, डिफ्लेशन धीरे धीरे करके रिफ्लेशन में आ जाए, या सरकार के हस्तक्षेप या मार्केट के बाजार में जो इतने पूंजीपति बैठे हैं उनके हस्तक्षेप से एक स्थिति से दूसरी स्थिति बदलते रहती है। ठीक है, तो लास्ट देखिएगा, मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन। इसमें नोट कीजिएगा, आरबीआई अपनी नीतियों में परिवर्तन करके, आरबीआई अपनी नीतियों में परिवर्तन करके बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाती है, बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाती है। आरबीआई अपनी नीतियों में परिवर्तन करके बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाती है, जिससे मुद्रा संकुचन को नियंत्रित किया जाता है। जिससे मुद्रा संकुचन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, अब मुझे वापस से रिवाइज करवाना कि अभी आपने डिफ्लेशन में क्या कंडीशन देखा था। पहली कंडीशन क्या थी, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और चीज़ों की कीमतें या प्राइस कम हो रही हैं। ठीक है, कीमतें यहाँ पर कम हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, अब इस डिफ्लेशन वाली कंडीशन से भाई बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही है क्योंकि डिमांड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना कि डिमांड कम होते होते एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब कोई फैक्ट्री बंद होने की कगार पे आ जाए। अब इस चीज़ को बचाने के लिए फैक्ट्री बंद होने लगेंगे देश में, तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगेगी। इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ से उबारने के लिए एक उपाय आरबीआई जो करता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेशन या मुद्रा संस्फीति। अब इसके अपोजिट हमको अब क्या करना है, यहाँ पे पहली चीज़ इसका उल्टा क्या करना पड़ेगा हमको, रुपीस के जो या करेंसी के जो प्राइस है, करेंसी की वैल्यू, इसको कम करना पड़ेगा। साथ ही चीज़ों के जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ तो कम से कम आरबीआई के हाथ में है। ठीक, ये आरबीआई के हाथ में कैसे है, अभी हमने एक चीज़ डिस्कस किया, डिमांड एंड सप्लाई का रूल। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई में हमने ये देखा कि क्योंकि रुपीस की डिमांड
सॉरी, यहाँ पे हमने देखा था डिमांड एंड सप्लाई, रुपीस की सप्लाई यहाँ पर कम है, इसी वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। उन नियमों को ध्यान में रखते चलिएगा, दिमाग में उसको बार बार रिवाइज करते चलिएगा। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एक तो है डिमांड एंड सप्लाई का रूल, जिस चीज़ की सप्लाई कम है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मार्केट में गोल्ड की डिमांड कम रहती है, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। डायमंड की सप्लाई कम रहती है, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। रेत की वैल्यू कभी सुने हैं? रेत की वैल्यू तब बढ़ती है जब इसकी सप्लाई कम रहती है, मतलब उस चीज़ की, जिस चीज़ की भी सप्लाई कम है मार्केट में, उस चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। बारिश के टाइम में रेत के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई कम होने लगती है। गोल्ड की सप्लाई हमेशा कम रहती है, इसलिए इसके प्राइस हमेशा बढ़ते रहेंगे। जब सरकार अपने रिजर्व से गोल्ड मार्केट में ले आती है, तब गोल्ड के प्राइस कभी कभी कम भी हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि मार्केट में गोल्ड ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उस चीज़ की वैल्यू कम होगी, जिस चीज़ की सप्लाई कम है, जैसे कि यहाँ पर रुपीस की सप्लाई कम है, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो इसका उपाय क्या करेंगे? आरबीआई वाले क्या करेंगे? जैसा कि अभी यहाँ पे हमने नोट किया, इसकी अगर वैल्यू को कम करनी है मतलब इसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। वापस दिमाग में रिकॉल करना, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती होगी, या फिर जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उस चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि रुपीस की या करेंसी की सप्लाई कम हो रही थी, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ रही थी। अब अगर हमको इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन चाहिए मार्केट में, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए जस्ट इसका उल्टा कंडीशन चाहिए ताकि फैक्ट्री बंद ना हो, इसीलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? रुपीस की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमको करेंसी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और करेंसी की सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई के पास क्या उपाय है? तो सबसे पहले ये एक उपाय कर सकता है कि ये अब अपने यहाँ से जो लोन बांट रहा था इसको सस्ता कर दे। लोन के जो रेट हैं, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दे। ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए आएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल होम लोन लेने के लिए आएंगे लोग, या कार लोन, एजुकेशन लोन, हाँ कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का। सरकार जब ये नीति अपनाती है तो जितने भी तरीके के लोन हैं सभी को सस्ता करने की कोशिश करती है। क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे जाने चाहिए। मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तब उस चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है। रुपीस को हम सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि आप रुपीस को या डॉलर को या कोई भी करेंसी है इसको एक वस्तु की तरह ट्रीट कीजिए, तब ये बेहतर समझ में आएगा। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि इसे आप वस्तु की तरह ट्रीट कीजिए, तब ये बेहतर समझ में आएगा। तो अभी हमने ये देखा कि रुपीस का डिमांड कम, रुपीस की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा थी और इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, ठीक। अब यहाँ पर हमने देखा कि रुपीस की वैल्यू हमको कम करनी है तो मार्केट में इसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई कौन बढ़ा सकता है? आरबीआई। आरबीआई सबसे पहले बैंकों को क्या निर्देश देगा कि जितने भी आपके यहाँ से लोन बांटे जा रहे हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट है उसको सस्ता कर दीजिए। सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, सस्ते ब्याज दर पर जब लोन बांटेंगे तो लोग ज़्यादा उत्साहित होंगे लोन लेने के लिए, ठीक है। मान लीजिए होम लोन्स पहले 10-11% पे दिया जाता था, अब उसको 6%, 7% कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति भी लोन लेंगे जो अपने पैसों से घर बना रहे थे या धीरे धीरे घर बना रहे थे, वो क्या कहेंगे कि हमको ब्याज कम देना पड़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बैंक से लोन उठा लेते हैं, बैंक लोन ले लेते हैं। क्योंकि हमको ओवरऑल देखेंगे तो महंगाई के हिसाब से लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो हमको कम पे करने पड़ेंगे, इसीलिए बैंक से हम लोन ले लेते हैं। और ये जो लोन का इंटरेस्ट रेट है क्योंकि यहाँ पर कम है, तो अब यहाँ पर किसी व्यक्ति के हाथ में एक मुश्त, मान लीजिए उसने 10 लाख का लोन ले लिया है बैंक से, ठीक। अब ये क्या करेगा? उन पैसों को सीधे सीधे अपने घर बनाने के लिए जो भी उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए उन सभी में खर्च करना शुरू करेगा, ठीक है। रेत, गिट्टी, छड़, सीमेंट सब में खर्च करेगा। ये जो खर्च होगा अब किसके पास पैसा जाएगा? बाजार में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं या फिर उनके यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के हाथ में पैसा जाएगा। यहाँ पे अब क्या हुआ? लोगों के हाथ में पैसे बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग थे, व्यक्ति थे, इनके हाथ में पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लोगों के हाथ में अगर पैसे ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? खरीदी करेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें करेंगे। ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं मतलब डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। वापस से वही चीज़, मार्केट में अब डिमांड बढ़ने लगेगी क्योंकि हर एक व्यक्ति के हाथ में पैसे हैं। डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब है कि फैक्ट्री
फैक्ट्री को सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा साइकिल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, रुपीस की वैल्यू कम होने से क्या समस्या आई थी, रुपीस की वैल्यू बढ़ने से क्या समस्या आ रही है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय अपना रही है सरकार, इसको हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक, अब इसमें जो 4 टर्म्स हैं, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन और मुद्रा संस्फीति, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक बार अपने नोट्स में पढ़िएगा, उसके बाद में बताते चलना कि कौन सा किसके लिए यूज होता है। 2 मिनट समय लगाइए, अपने नोट्स को वापस पढ़िए, कोई डाउट आता है तो वापस से पूछिएगा इसको। चारों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला शब्द था मुद्रास्फीति, दूसरा था मुद्रा अपस्फीति, फिर मुद्रा संकुचन और मुद्रा समस्फीति। मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा है मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा संकुचन का जस्ट उल्टा है मुद्रा समस्फीति। हाँ, इन्फ्लेशन के प्रभाव में फर्स्ट पॉइंट था मुद्रा के मूल्य में कमी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था, $1, मैं एग्जाम्पल इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। $1 बराबर 60 रुपये था, अब 65 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुद्रा का मूल्य कम हो गया। 60 रुपये में जो चीज़, मतलब वही $1 खरीदने के लिए अब हमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक, इसी को हम कह रहे हैं मुद्रा के मूल्य में कमी। ठीक, और वृद्धि क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अगर $1 बराबर पहले 65 रुपये पे करने पड़ते थे, अब अगर 60 रुपये में ही हमको मिल जा रहा है, इसका मतलब यह है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो गई है। ठीक, मुद्रा के मूल्य में कमी या वृद्धि से मतलब क्या है कि हमारे करेंसी का प्राइस अब उस 1 यूनिट को खरीदने में कितना सक्षम है। पहले 60 रुपये की चीज़ के लिए हमको 65 रुपये पे करने पड़ रहे थे, उसी $1 के लिए जो कि पहले 60 में अवेलेबल था, अब 65 पे करना पड़ रहा है। इसके लिए मतलब हमको, अगर इसको आप एक व्यक्ति के तौर पे समझिए, एक काम को करने के लिए पहले 60 लोग ही काम करके उस काम को निपटा ले रहे थे, अब 65 लोग चाहिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा एफर्ट चाहिए। ठीक, और अगर उसी काम को जो एक काम 65 लोग कर रहे थे, उसी को ही 60 लोग कर रहे थे, मतलब इन 60 लोगों में ताकत ज़्यादा है। ठीक है, इन 60 लोगों में ताकत ज़्यादा है, इसीलिए उसी 1 यूनिट को काम को कम लोग मिलकर के भी निपटा पा रहे हैं। ऐसे समझिएगा इसको। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मुद्रास्फीति के प्रकार। बाद में भी कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत होता है तो आप वापस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसको जनरली भारत में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है इसको समझ लीजिएगा। पहले भारत में सरकार ने आरबीआई को निर्देश दे करके रखा है कि भारत में मुद्रास्फीति 2% से लेकर के 6% के बीच में रहनी चाहिए। ठीक, और इसी चीज़ को, इसी महंगाई की दर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी तरफ से अलग अलग पॉलिसी या सरकार की स्कीम्स में इंटरफेयर कर सकती है। ठीक, अब यही चीज़, ये जो परसेंट का लेवल है, भारत के लिए तो हमने 2 से लेकर के 6% कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन विश्व में सभी जगह ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसी परसेंट के लेवल के हिसाब से ये 4 प्रकार के हम महंगाई देखते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा महंगाई के प्रकार, और हेडिंग डालिएगा महंगाई के प्रकार, और इसमें लिखिएगा, अच्छा इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ना लिख करके आप सीधा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर या इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, 4 ब्रांचेस के साथ में एक स्ट्रक्चर। और सबसे पहले ब्रांच में लिखिएगा मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है इसमें
रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगते हैं, रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड है चलती मुद्रास्फीति, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग। सेकंड है चलती मुद्रास्फीति या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। थर्ड लिखिएगा दौड़ती मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। और लास्ट है भागती मुद्रास्फीति या कूदती मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। GALLOPING, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक, इनके नीचे इनका परसेंट लिख लीजिएगा, कितने परसेंट को रेंगती कहते हैं, कितने को चलती कहते हैं। सबसे पहला है रेंगती मुद्रास्फीति, इसके नीचे लिखिएगा 0 से 3%, 0 से 3%। सेकंड है चलती या ट्रॉटिंग मुद्रास्फीति 3 से 10%, 3 से 10%। थर्ड वाला है 10 से 20%, 10 से 20%। और लास्ट है 20% से अधिक। ठीक, ये परसेंट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी है मुद्रास्फीति के। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर मुद्रास्फीति 100, 200, 300, 400% भी है। जैसे कल हमने बताया था, एक ने बताया था वेनेजुएला, वहाँ पे लगभग 300, 350, 400% के आसपास मुद्रास्फीति रहती है। तो ऐसे देश जहाँ पर डबल डिजिट से ज़्यादा या 3 डिजिट में हो जाए 20% ज़्यादा, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कूदती या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक, अब इसमें से मुझे एक चीज़ बताइएगा, मान लीजिए ये चीज़ पता है आपको, एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा है, विकासशील देशों में किस प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है? कौन सा? चलती मुद्रास्फीति पाई जाती है। ठीक है, और विकसित देशों में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल है, तो वहाँ पे महंगाई जनरली 1, 2, 3, 3.5 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो विकसित देशों में रेंगती मुद्रास्फीति और विकासशील देशों में चलती मुद्रास्फीति पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा हाँ, इतना महंगाई रहे। ठीक है, महंगाई होने का क्या फ़ायदा है कि महंगाई होने से फैक्ट्री जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमेशा प्रोडक्शन करती रहेंगी और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये महंगाई शून्य होना भी अच्छी चीज़ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा होना भी अच्छी चीज़ नहीं है। महंगाई एक लिमिट में हो तो अच्छी चीज़ है किसी भी देश के लिए। नेक्स्ट लिखिएगा मुद्रास्फीति की गणना, मुद्रास्फीति की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी के शुरुआत में आपने एक प्रश्न पूछा था, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या चीज़ है? ये क्या है? मुद्रास्फीति गणना के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा आप, मुद्रास्फीति की गणना हेडिंग डाला आपने, लिखिएगा भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए
दो तरीके या दो तरीके अपनाए जाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला WPI, इसका फुल फॉर्म चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाजू में, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, या इसी को हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक। सेकंड है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सेकंड है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, ये दो तरीके हो गए। अब इन एक एक तरीकों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड हेडिंग डाल दीजिएगा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI। अच्छा, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, होलसेल का मतलब फैक्ट्री से निकलने के बाद जो बड़े डीलर के पास जो सामान आता है, मतलब जो बल्क में सामान कोई खरीदता है, होलसेल में जो सामान खरीदता है, उसमें कितनी महंगाई आ रही है हर साल। और CPI का मतलब है कंज्यूमर, जो फाइनल हम खरीदते हैं टैक्स वैक्स सारा पे करके, जो अंतिम रूप से उपभोग करने के लिए खरीदता है, वो कितनी महंगाई फेस कर रहा है। इन चीज़ों के ही कैलकुलेशन के लिए ये दो अलग अलग मेथड हैं, WPI और CPI। और भारत में सरकार जो है वो अब जनरली CPI को मानती है। ठीक, CPI और WPI के बारे में सबसे पहले लिखिएगा WPI। थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों, थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन हेतु, औसत परिवर्तन के मापन हेतु, थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की मापन हेतु। ठीक, इसका मतलब यह है कि थोक मार्केट जो अलग चलता है, वहां पर प्राइस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। इसी में ही सेकंड पॉइंट लिखिएगा, लेन देन के प्रारंभिक चरण में, लेन देन के प्रारंभिक चरण में मुद्रास्फीति की माप, लेन देन के प्रारंभिक चरण में मुद्रास्फीति की माप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, हाँ, मापन वाला, मेजरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से WPI की गणना हेतु, WPI की गणना हेतु 697 वस्तुओं, 697 वस्तुओं की सूची बनाई गई है। ठीक, इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसको हम कल और समझेंगे। हाँ बताओ। इसका आंकड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यही जारी करता है कि हाँ यही जारी करता है।
सेकंड वाले का CSO जारी करता है। एक्चुअल में इनको जारी करने का जो तरीका है वो क्या अपनाया जाता है, WPI जब जारी करने के लिए सरकार आंकड़े इकट्ठा करती है तो पहले यहाँ पर 676 वस्तुओं का एक बास्केट होता था, अब ये 697 है। ठीक है, ये बास्केट होने का मतलब है कि इतनी वस्तुओं को इन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है और इस लिस्ट में जो जो सामान रखा गया है, अब ये सामान चेंज भी हो सकता है ना, किसी भी वर्ष में सामान इसमें कुछ ऐड कर सकती है सरकार या कुछ घटा भी सकती है। तो इतने सामानों की औसत प्राइस जो है वो फाइनल प्राइस निकल करके आएगी, और मान लीजिए इसके फाइनल प्राइस अभी कुछ निकल के आए हैं, अगले साल नापेंगे तो इन्हीं 697 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है कुछ और निकल के आएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा इसी को हम क्या कहेंगे, महंगाई कहेंगे। किस रिस्पेक्ट में, WPI में। और यही चीज़, हाँ इनका जैसे कि वस्तुओं का मूल्य है कोई आधार वर्ष होता है, वैसे हाँ, इसका भी आधार वर्ष है 2011-12। ठीक, इसको भी हम आगे नोट करेंगे। वैसे ही CPI के लिए सरकार के द्वारा अलग से एक बास्केट जारी किया जाता है, और उस बास्केट में जितनी वस्तुओं, अब यहाँ पर नंबर ऑफ गुड्स फिक्स नहीं है, सरकार जितनी वस्तुओं को चाहे यहाँ पे उनका एक औसत मूल्य निकाल लेती है और अगले साल वापस से इनका औसत मूल्य निकालेगी। जितना इनका डिफरेंस आया, प्राइस डिफरेंस, उसको हम कहेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, होलसेल प्राइस के लिए आंकड़े फिक्स हैं, पहले 676 वस्तुएं ली जाती थी, अभी 697। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कल करते हैं। ओके, थैंक यू।